अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं और आज 5 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त 2019 और आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज आप भारत में इतिहास बनता देख रहे हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर में जो लागू थी, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी, आज वो इतिहास बनने जा रही है। और आज की ये बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और इसका हम लगातार विश्लेषण भी कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के दरअसल मायने क्या हैं और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलेगा। क्योंकि सिर्फ धारा 370 हटाने की बात नहीं है, बल्कि साथ साथ अब पुनर्गठन भी जो है जम्मू कश्मीर का, जिसमें एक साफ कह दिया गया है कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होगी और साथ साथ जम्मू कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी होगी। इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत आयाम है इस खबर के। एक एक करके हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी रुकमा है। रुकमा, A very good afternoon to you, Ashok. And well, as he just mentioned, a historic day for India and for the state of Jammu and Kashmir. Article 370 revoked by a notification from the President. At the same time, Parliament moving a resolution to this effect. We try to understand the various technicalities and the implications and the road ahead. और हमारे साथ लगातार दो मेहमान बने, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे, बात आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने आज किस तरह से इसका ऐलान किया संसद में, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। और उसके बाद किस तरह से देश भर से और खास करके जो तमाम मंत्री हैं और अरुण जेटली जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने ट्वीट करके इस फैसले पर बधाई दी है, जरा नजर डालते हैं। 370 आर्टिकल के अंदर ही इसकी प्रोविजन सीट 373 को जरा ध्यान से पढ़े। मैं 373 सदन के सभासदों के लिए पढ़ता हूं। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे प्रोविजन है, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary before the President issue a notification. तो देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। और महोदय, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को यही तरीके से अमेंड कर चुकी है। वही रास्ते पर हम आए। And former Finance Minister Arun Jaitley has said in a tweet, the government's decision in relation to Article 370 is a monumental decision towards national integration. The decision of the government will help the people of Jammu and Kashmir the most. More investment, more industry, more private educational institutions, more jobs and more revenue. While Article 370 and Article 35A decision benefits the residents of J&K the most, the Kashmir regional leaders feel that they will not be able to whip up the fake issue of sentiment versus benefit to the people.
What was a temporary and transient provision cannot be treated as permanent. It had to go. Separate status led to separatism. No dynamic nation can allow this situation to continue. A historical wrong has been undone today. Article 35A came through the back door without following the procedure under Article 368 of the Constitution of India. It had to go. My compliments to the Prime Minister Narendra Modi ji and the Home Minister Amit Shah for correcting a historical blunder. तो एक ऐतिहासिक जो भूल है उसकी सुधार की बात जो है वो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जो गलती थी उसको दरअसल जो है सुधार लिया गया है। बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में और ये ऐतिहासिक फैसला है और आज बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए भी आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। साथ साथ भारत के वो तमाम वीर जवान जिन्होंने लगातार कश्मीर में जो है अपनी जान गंवाई जो है शहीद हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का सेंटिमेंट भड़काया जाता था, कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान का हस्तक्षेप था, उनके लिए भी आज का बहुत बड़ा दिन है। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आर राजागोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर राजागोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और वो सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मैं सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया में राजगोपालन जी लेता हूँ। राजगोपालन जी जो है साफ तौर पर यह फैसला लेने के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए इससे पहले जो है अगर बीजेपी की बात करें, जब अटल जी की सरकार थी तब भी ये बात कहा था, अटल जी ने कहा था कि 370 को हटाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 370 और बाकी तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 370 को हाथ नहीं लगाने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी जो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है और जो एनडीए सरकार है उसने इच्छा शक्ति दिखाई। अशोक जी, आपको 2019 में 23 तारीख का परिणाम को ऊपर नजर रखना चाहता हूं। 300 सीट मिला है। जिस दिन 300 सीट बीजेपी को अकेले मिल गया, नरेंद्र मोदी का नजरिया 370 पर गया है। क्योंकि 303 इतना ताकत देते हैं, क्योंकि 2019 चुनाव में राहुल गांधी साहब ने 56 इंच को जिक्र किया है। आज नरेंद्र मोदी ने 56 इंच दिखा दिया है। क्यों? मैं हमारा पास ताकत है, मैं दिखा दूंगा, दिखा दिया है। मैं पत्रकार रूप में कह रहे, कम से कम 10 चुनाव में देखी है सामने जो 2019 के साथ जैसे विपक्ष टूट पड़ी हुई है, कमर तोड़ दिया कांग्रेस का। कांग्रेस को राहुल गांधी ने सरकार का सड़क में डाल दिया है, लेकिन उस डिवीजन को नरेंद्र मोदी ने आज फायदा उठाया। आज क्यों? टाइमिंग देखिएगा, टाइमिंग में इंपॉर्टेंस मैं दिखाना चाहता हूं। कल रात को विजय राष्ट्रपति वापस आया, कल रात को रातों रात उनसे ऑर्डर्स साइन कराया, आज सुबेरे रखा। सीक्रेसी कितना मेंटेन किया है, जैसे डिमोनेटाइजेशन की तरह। पत्रकार रूप में मुझे अपमान लगता है, शर्म होते हैं, मुझे पता नहीं लगता है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारे पत्रकार इस बात को लेकर परेशान भी है कि जम्मू कश्मीर पर सरकार इतना, क्योंकि उसका धंधा उसमें चलते थे, हमारी जो है धंधा उसमें चलते थे, वो सारा खत्म हो गया। पत्रकार रूप में जैसे राजनीतिक रूप में रोटी छेंकते थे, जैसे आपने माइनॉरिटी इश्यूज में लेकर के मुसलमान हिंदू दो गुट बांट करके मुसलमान को सपोर्ट, कश्मीर बोलने में मुसलमान इकट्ठा हो जाते थे, सो उसको तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, उसको कमर तोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2 है, मैं जो 5 पॉइंट्स दिखाना हो उसको जोड़ोगे, नरेंद्र मोदी साहब का फैसला का पता लग जाएगा। ये पॉलिटिकल है, लीगल है, डिप्लोमेटिक है, इंटरनेशनल है, नेशनल है। ये 4 पॉइंट है को मैं अलग अलग विस्तार से दिखाना चाहता हूं। पॉलिटिकल पॉइंट में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था 370। बिल्कुल आपको याद होगा, वाजपेयी सरकार टाइम पर बाकी क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आते थे। 370 को अलग रख करके नेशनल एजेंडा बनाए थे वाजपेयी सरकार ने, लेकिन उसको हिम्मत नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है, 370 में निकाल दिया। नंबर 1। नंबर 2 है, आज देखिएगा 8 पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा में सपोर्ट कर रही है। क्यों लोकसभा को छोड़ करके राज्यसभा में सरकार लेके गया? क्योंकि राज्यसभा में जाने में एक फायदा है, सरकार को कानूनी दौड़ पर देखा है, ये मैंने पॉलिटिकल इश्यू डील कर दिया। अभी लीगल इश्यू देखिएगा, कम से कम 15 से 20 सुप्रीम कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका पेंडिंग है 35A के ऊपर।
उसको जो विशेषज्ञ जो लीगल एक्सपर्ट्स है आज जी। तुषार मेहता साहब, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सब लोग सरकार को ये कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफ कर रहे थे क्योंकि ये लीगल इश्यू में प्रेरित है। तीसरा चीज है, आपको याद होगा 2019 में अचानक नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया, जयशंकर। क्योंकि आज इसको देखिएगा 370 से जयशंकर को जोड़ोगे पता लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते बोला था मैं मध्यस्थिति को तैयार हूं, लेकिन उसको आज एकदम जोर से थप्पड़ दे दिया नरेंद्र मोदी ने। जो पॉलिटिकल थप्पड़ है मानता जाओ मैं, क्योंकि इतना देख करके देखिएगा आज का डिसीजन मिस्टर नरेंद्र मोदी का बधाई का पात्र है। क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत रूप में जैसे आरएसएस का लीडर मोहन भागवत साहब कहते आ रहे थे, आज उसको जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह का नरेंद्र मोदी। एक दूसरी चीज है, ठीक है, आखिर पॉइंट में बोलना चाहता हूं अशोक जी, एक सेकंड, एक ही सेकंड, क्योंकि वो थ्रेड खत्म हो जाता है। मुझे देखिएगा, नरेंद्र मोदी गुजराती है, मिस्टर अमित शाह गुजराती है। वो दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितना अपमान किया वो तीसरा गुजराती का जवाहरलाल नेहरू ने किया है, उसको आज नरेंद्र मोदी ने बदला ले लिया है। क्योंकि 2019 चुनाव में जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे करके जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, मैंने कम से कम 30 लेटर पढ़ा है अशोक जी, जो जवाहरलाल नेहरू का मिस्टर वल्लभ भाई पटेल को कश्मीर के ऊपर जितना खेल खेल रहे थे नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कहा था नेहरू साहब ने स्पॉइल किया है कश्मीर पॉइंट का। ठीक है, वो उस पर एक मिनट रुको, उस पर हम आए, पर उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आपने जिक्र किया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या प्रतिक्रिया जताई उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों और राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। इसमें यह भी कहा कि मोहन भागवत सरसंघ चालक है, उन्होंने कहा है सरकार के साहसपूर्ण कदम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मोहन भागवत ने ट्विटर पे जो है अपनी प्रतिक्रिया जताई है। सुरेश जी, भैया जी जोशी सरकार है उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस फैसले की, इसको साहसपूर्ण फैसला बताया, इसका स्वागत किया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से 370 को लेकर, इस बात को लेकर कहता रहा कि 370 को हटाया जाना चाहिए। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संघ जनसंघ जो है उसके बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान भी दरअसल वो भी उनका कश्मीर में हुआ था। और तब से आरएसएस, जनसंघ और बाद में बीजेपी ये कहते रहे कि नारा देते रहे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर का इंटीग्रेशन जो है एक बड़ा मुद्दा था। और आज हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, एक दौर वो भी था कि जब जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। और इस परमिट के खिलाफ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़ी थी। और आज 370 को हम एबॉलिश होता देख रहे हैं। जनरल राकेश सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मुझे याद है 1993 में जब हजरत बल में आतंकी घुसे थे और मैं उस समय पहली बार कश्मीर में रिपोर्टिंग करने गया था, तो मुझे एक सेना के मेजर ने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली मजबूत होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुझे यार उन मेजर की याद आ रही है कि किस तरह से अगर दिल्ली मजबूत हो और अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ नहीं बदला जा सकता। 93 में मैं भी मेजर ही था। जी वो बात अलग है, बट बात सही है कि अब 30 साल से हम इस किस्म के हालात को देख रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में। और 30 साल के बाद हर बात यही बोला जाता था कि भाई स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा, ये तो इस हिसाब से चलता रहेगा, ये जैसे चल रहा है 1989 से ऐसे ही चल रहा है 2019 तक। इसको स्टेटस को तोड़ने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता थी। वो इंटरलॉक्यूटर्स और ये जो बाकी सिस्टम चले वो कोई सक्सेसफुल नहीं हुए, कई बार इस किस्म के इनिशिएटिव लिए गए। सो ये एक बहुत ही सॉलिड स्टेप था। और इसके बारे में भी पिछले 50-60 साल से बोला जा रहा था 370 को हटाओ, पर जो लीगैलिटीज थी, जो हम सोचते थे यार इसका लीगल टैंगल कैसे निकलेगा, कई लीगल डिस्कशंस होती थी, यूट्यूब भरा हुआ है लीगल डिस्कशन से, जिसे बोलते हैं ये नहीं हटाया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस सब का एक तोड़ एक दिन में निकाल दिया। अभी जब ये सामने आया है
तो क्लियर हो गया कि यार ये किया जा सकता था, पहले भी किया जा सकता था। अब क्या कहना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म हो गई 56 में, अब विदाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे हटाएंगे, तो उन्होंने एक चक्कर से ही सब साफ कर दिया। आई थिंक हैट्स ऑफ है, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट स्टेप्स वन हैज सीन by any government taken for a very long time, and it's a sense of pride for all of us to say that, you know, okay, this is what happened here. Right, Rajagopalan ji, well, the former finance minister has said himself in words that that cannot be replaced. It's a monumental decision towards national integration, ending a sense of alienation of long held resentment for decades. How do you think the revoking of this article will change lives for the people of Kashmir? Mr. Arun Jaitley, having been a Jammu product, and his father-in-law, Mr. Dogra, Girdhar Lal Dogra, was finance minister in every government. For 27 years he has been finance minister. Therefore, Mr. Jaitley knows Jammu Kashmir problem like a pack of palms harm. Similarly, whatever his tweets, he mentioned about the foreign direct investments, he mentioned about tourism, he mentioned about educational facilities for the minorities. Therefore, 35A removal is going to help the Jammu Kashmir very well. And my understanding is 370 plus 35A you have to read together. You cannot isolate each. The reason being 370 empowers the government to scrap 35A. That is what Mr. Arun Jaitley has said. It must go. If you remember his last word of the tweet, it must go, he says. If you replay that tweet, you will understand the importance of the legal brain of Mr. Arun Jaitley has been given input in that. Second, Sushma Swaraj's tweet is also very clearly mentioning that it's a prestigious decision of removal of 370 and scrapping of 35A. 35A discriminates women, 35A discriminates the voting franchise. For example, Ashok ji, 35A में जितना दिक्कत है, जो जनरल शर्मा जी मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि उधर आप पोस्टिंग थे शर्मा जी, 35A का लोकसभा में आप वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा विधानसभा को नहीं है। ये क्या परिस्थिति है? बिल्कुल। सेकेंड थिंग, जम्मू कश्मीर असेंबली के 6 साल आबादी है, बाकी का 5 साल, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? दिस इज व्हाट 35A मेंशन्स। जबकि ये आपातकाल में ऐसा हुआ था, उसके बाद भी जो है इसको बदलने के लिए बात नहीं करी कभी किसी जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे ना जी, उसको मुसलमान को रख करके उसको तोड़ा है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आप जब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये ठीक है, आज जो कुछ हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला तो सदमे में हैं। महबूबा मुफ्ती का जो रिएक्शन है वो समझा जा सकता है, उनके जो सांसद हैं आज वो संविधान को फाड़ रहे हैं, अपने कुर्ते फाड़ रहे हैं संसद में, उनका भी रिएक्शन समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते रहे और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दरअसल 3 परिवारों ने जो है किस तरह से लूट खसोट जम्मू कश्मीर में मचाई, उसका तो उनका तो रिएक्शन समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, राजगोपालन जी, आपको लगता है कि जो बचा खुचा सपोर्ट है देश में, कहीं ना कहीं वो भी ना गवा दे? कांग्रेस को चिंता भी नहीं है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, क्योंकि देश में तो खुशी का माहौल है इस पूरे जैसे कांग्रेस ने 44 में 52 में रोका है, आप 370 को ये अपोज करोगे, 2024 में कांग्रेस 10-15 में बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें इतना नजदीक से देखा है कांग्रेस का। कांग्रेस पॉलिटिक्स इस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, आपको याद होगा 2019 चुनाव में कांग्रेस मुसलमान पार्टी हो गया करके AK एंथनी ने जवाब दिया है। प्लस प्रियंका गांधी ने भी यूपी इलेक्शन में दौड़ पर यह कहा था कांग्रेस वोट हुआ कटुआ पार्टी है। ये क्या स्थिति है कांग्रेस का? 370, हाउ कैन दे अपोज इट? बिकॉज इट इज ए लेगेसी ऑफ नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। दैट इज व्हाई मिस्टर अमित शाह सेज 3 families have benefited, Farooq Abdullah family. That is also another reason कांग्रेस मुक्त भारत स्लोगन नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को छोड़ना नहीं है, कांग्रेस को परिवार से अलग करना है। जैसे जम्मू कश्मीर में आज फारूक अब्दुल्ला परिवार का निकाल दिया है जम्मू कश्मीर में 370 350 ये स्क्रैप करके, नरेंद्र मोदी, हैट्स ऑफ टू यू, you have in one coin you have demoted 2 families, that is Gandhi family and Farooq Abdullah family.
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, अगर हम कश्मीर में जो सुरक्षा की चुनौतियों की बात करें, जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो तो नहीं बदलेगी, क्योंकि अभी भी जो है वो सीमा का इलाका है, पाकिस्तान वहां से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, वहां से जो है सीज फायर उल्लंघन का करेगा। लेकिन अब ये जो बदलाव आया है, इससे वहां पर ग्राउंड पर जो है, अगर वहां ग्राउंड पर सिक्योरिटी की बात करो तो क्या परिवर्तन आपको लगता है, क्या चेंज आएगा इससे? अगर देखा जाए तो चंद वर्षों में जो इलाका पीर पंजाल के साउथ में है, इलाका जिसको हम जम्मू, राजौरी, पुंछ, सांबा, हीरानगर, वो इलाका तकरीबन पीसफुल है। उस इलाके में काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हर चीज़ चल रही। जेएन के पीर पंजाल के नॉर्थ में ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के, 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कश्मीर के, बडगाम एंड श्रीनगर। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ हालात है ऐसे हुए हैं चंद वर्षों में जिसमें कि उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। अब जैसे देखा जाए कि बारामूला के इलाके को किसी ने अनाउंस किया था कि भाई वहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं है, या कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ के इलाके में इतना हरकत नहीं थी। ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट का इलाका है जिसको हमको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और तो कहना कि वहाँ पे बिल्कुल सब शांति हो जाएगी, इसको हटाने से ये सही नहीं है, हमको पूरी इसमें तैयारी बरतनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इसमें बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान पूरा कंट्री बंधा हुआ है, उनकी आइडेंटिटी है कश्मीर, ये एंटी इंडियनिज्म। अगर उनकी आइडेंटिटी यही है, उसको पाकिस्तान को बांधने की ताकत ही कश्मीर इशू है, तो वो अपने बांधने की ताकत छोड़ेगा नहीं, वो कोई ना कोई तरीके में अपने आइडेंटिटी को बढ़ाता रहेगा। और लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल साहब, क्या पाकिस्तान की ये हैसियत भी रह गई है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, वहां का प्रधानमंत्री बैठक करता है, मीटिंग करता है नान का रेट डिसाइड करने के लिए कि नान का रेट क्या होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हालत है, जिस तरह से वहां पर कंगाल हो चुका है। अभी मैं कल देख रहा था कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो शादियां करने के लिए दिया जा रहा है कि आप शादी अपनी करवा लो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये पाकिस्तान की स्थिति है। तो सवाल है कि उसकी हैसियत भी रह गई है कि जम्मू कश्मीर में उस तरह का, जिस तरह से अब तक वो लगातार थर्स देता रहा, उस तरह का करने की स्थिति रह गई है उसकी? देखिए, फाइनेंशियल हालत, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की बहुत खराब है। उनको अक्टूबर के महीने तक शो करना है कि हमने टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया। अक्टूबर में नहीं करेंगे तो FATF उन पे उनको ब्लैक कंट्री डिक्लेयर कर सकता है। तो इनकी 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 महीने वो अपने को शायद कंट्रोल भी कर सकते हैं अक्टूबर तक। पर फैक्ट है कि अगर उस नेशन का बांधने का तरीका ही कश्मीर है या एंटी इंडियनिज्म है, तो वो एंटी इंडियनिज्म कैसे छोड़ेगा? नहीं तो उसके अंदर जो अंदर की टेंडेंसीज है, नेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा। सो उसको भड़काने का कार्य वो छोड़ेगा नहीं, और हमको तैयार रहना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। कुछ रेडिकलाइजेशन की कोशिश होगी, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ हमको नैरेटिव बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ठीक करनी पड़ेगी। सो ये बात ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से हमको सोचें कि वो तैयार नहीं है, उनका सिचुएशन खराब है, वो आगे इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात गलत है। ये हमको अभी भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, पाकिस्तान की तरफ से चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इसीलिए अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो सीधी सी बात है, सरकार ने आज का डिसीजन, आज का फैसला लेने से पहले पूरी तरह से जो है तैयारी बढ़ती, और पूरी तरह से इसके लिए ग्राउंड पर जिस तरह से काम किया गया, वो आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो आपको लगेगा किस तरह से वहां पर जो यात्रा चल रही थी, यात्रियों को कहा गया कि अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए। सबको जो है, जितने वहां पर टूरिस्ट थे उनको कहा गया कि वापस जाइए आप, और उसके बाद वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या बढ़ाई गई, तादाद बढ़ाई गई, और इस तरह से ये फैसला लिया गया। तो जाहिर तौर पर सरकार तो पूरी तरह से सतर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बात लेफ्टिनेंट जनरल राकेश जी ने कही, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप कितने सहमत हैं राजगोपालन जी, कि क्या वास्तव में जो पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, कोशिश कर रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी ट्रंप साहब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कश्मीर पर, हालांकि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। जब इमरान खान गए थे तब उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन अब यह भी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सितंबर में उनका संभावित दौरा अमेरिका का है, वहां पर एक बार फिर से यूएन में पाकिस्तान ने मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा। तो भारत की स्ट्रैटेजी सब क्या होगी, इसमें भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। और आज की बड़ी खबर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक खबर है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में इतिहास बन रहा है। 370 जो है अब वो इतिहास बनने जा रहा है। धारा 370 इतिहास बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में और देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने चुनाव में, अमित शाह ने जो वादा किया था, उस वायदे को पूरा करके दिखा दिया। हालांकि बहुत सारी इसमें अड़चनें थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी जो है बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने भी बाकायदा इसके समर्थन की जो है जिस तरह से दिखाया है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, कई विपक्षी पार्टियां भी आज सरकार के इस फैसले पर उनके साथ खड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी लाइन अपनी है और वो जो है वो अब तक भी है इसको लेकर के जो जाहिर सी बात है विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको सीधा राज्यसभा ले चलते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। एक ऐसा अच्छा कदम है कि हम बजाय कास्ट के हर वक्त जाते हैं तो एक प्रोविजन कम से कम उन गरीबों के लिए है। गरीबी एक अपने आप में धर्म भी है और जाति भी है, और ये हर धर्म और हर जाति और हर कास्ट पर लागू होती। तो राज्यसभा में चर्चा जो है हम आपके बारे में, इसके अहम बिंदुओं पर आपसे बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब भी जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। और सैयद यासिर जिलानी जी, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है उसकी तरफ से काफी काम किया, बहुत समय तक लगातार ग्राउंड पर रहकर काम करते रहे। सैयद यासिर जिलानी जी, उनके बारे में आपसे आप बताएंगे भी और उनका रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक बार फिर आपको राज्यसभा ले चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी फोन आते थे, पूरे देश से भी फोन आते थे, अलग अलग अफवाहें थी। कोई कह रहा था जंग हो रही है, कोई कह रहा था स्टेट के 2 हिस्से, कोई कह रहा था 3 हिस्से किए जा रहे थे, कोई कह रहा था डिलिमिटेशन हो रही थी, कोई ये कह रहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, कोई ये कह रहा था नहीं आर्टिकल 370 रहेगा, सिर्फ 35A खत्म हो जाएगा। और ये टेलीफोन और चिंता खाली कश्मीर वैली से नहीं थी, लद्दाख से भी थी, जम्मू से भी थी। और जब मैं जम्मू की बात करता हूं, मैं तो रजौरी पुंछ से लेकर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पर दरअसल जो है अपनी बात रख रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वहां पर 370-35 से था, उसके कारण जो SC ST हैं उनको भी जो है उनके भी कई अधिकार उनसे वंचित रखा जा रहा था। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज लगातार सालों से जो वहां रह रहा है, उसके साथ एक दुर्गति ये हो रही थी कि वो जम्मू कश्मीर में रहकर सिर्फ और सिर्फ मैला ढोने का ही काम कर सकते थे। वाल्मीकि समाज को वहां के नागरिक होने के बाद भी वहां पर सरकारी नौकरियों में या किसी और जगह पर काम करने की छूट नहीं मिली हुई थी। तो यह भी अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। लेकिन इस बारे में लोग नहीं बोलते थे, वाल्मीकि समाज के हक के बारे में लोग नहीं बोलते थे, महिलाओं के हक के बारे में नहीं बोलते थे। और आज जब इस पर सरकार ने बड़ा
बड़ा फैसला लिया है, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। गुलाम नबी आजाद साहब अभी इस वक्त बोल रहे हैं राज्यसभा में, लेकिन साफ तौर पर अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, कांग्रेस के कंधे झुके हुए हैं और कांग्रेस एक तरह से अलग थलग पड़ गई है इस पूरे मामले पर। और कई पार्टियों, जैसा मैंने कहा कि करीब 8 पार्टियां जो है वो बीजेपी के और सरकार के सपोर्ट में आई हैं, सरकार के इस फैसले का सपोर्ट कर रही हैं। उनमें बीजेडी भी है, उनमें एआईडीएमके भी है, उनमें सपा बसपा भी है और उसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है। और बीजेडी ने तो यहां तक कहा है कि अब 370 हटने के बाद भारत में कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय हो गया है और अब भारत को चाहिए कि जो गुलाम कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसके बारे में भारत को एक रणनीति बनानी चाहिए, बीजेडी ने यहां तक कहा। इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता चुका हूं कि हमारे साथ यासिर जिलानी साहब भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता है यासिर जिलानी जी। यासिर जिलानी जी, क्या आपका पहला रिएक्शन आज इस कदम पर? जाहिर सी बात है आप लोगों ने कश्मीर में काफी काम किया, वहां पर जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उनमें से बहुत लोगों की रिएक्शंस आपको मिल रहे होंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, सबसे पहले तो बेहद ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए, और हमने जिस तरीके से ज़मीन पे काम किया और उसमें तमाम वो लोग जिन्होंने सहयोग किया, उसमें आप भी हैं। आपने भी कश्मीर के अंदर बहुत उन लोगों की, जो अभी आपने एक मार्मिक जो पहलू है, जो वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके लिए तो ये तक कहा जाता था कि अगर ये किसी वक्त भी इन लोगों ने ये काम छोड़ दिया तो वहाँ से सिटीजनशिप जो है वो उनकी खारिज हो जाएगी। आज मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, और आप यकीन करें कि जिस तरीके से रिएक्शन अनंतनाग से, बारामूला से, घाटी से, कंदरबल से, वहाँ के जो लोकल यूथ लीडर हैं, जो राष्ट्रवादी समर्पण में अपने आप को वहाँ पे समर्पित कर चुके हैं, जिन्होंने हम लोगों के साथ ये वायदा किया था। अभी 4 से 5 दिन पहले भी हम लोगों ने आपके साथ डिबेट करी थी, और डिबेट में एक आपने सफीना करके युवा लड़की की चर्चा करी थी। उन तमाम लोगों ने हमसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद ये वायदा किया था कि हम 15 अगस्त को पूरे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तमाम एक एक गांव में तिरंगा फहराएंगे। आज वो सपना पूरा हुआ है, आज वो इतिहास बना है जो हम आज़ादी के बाद से देख रहे थे। आज़ादी के बाद मैं आज, क्योंकि ऐसा दिन है कि किसी भी ऐसे लीडर के ऊपर कोई कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है, आज का दिन एंजॉय करने का, आज का दिन उन लोगों के लिए इंसाफ है जो टकटकी लगा के, जो हमारे एक हमने शुरू से ये बात कही कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज वो सपना अशोक जी पूरा हुआ है। आप बिलीव करेंगे कि आज युवाओं से आप बात करिए कश्मीर, आज क्यों इनके कंधे झुके हुए हैं कांग्रेस के और उनके लाइक माइंडेड जो ड्रामा कर रहे थे, जो कुर्ता फाड़ रहे थे, वो कुर्ता फाड़ के अपनी जो खींच थी उसको किसी तरीके से छुपाना चाह रहे थे, उसको खत्म करके ये शो करना चाह रहे थे कि वो जब घाटी जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। जब अब घाटी में उनको जवाब देने के लायक कोई बचा ही नहीं। सारे के सारे लोग इस वक्त हिंदुस्तान ने जो फैसला लिया है उसके साथ हैं, युवा साथ हैं, अभी खामोश हैं। लेकिन आप रिएक्शन देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर किस तरीके से श्रीनगर के अंदर लाल चौक से लेके तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो डल लेक का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगहों से आपको वहां के जो एक हर्षोल्लास का जो माहौल दिखाई देगा, जो सेलिब्रेशन आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आपके भी रिपोर्टर वहां चप्पे चप्पे पे हैं, तमाम चैनल जो हिंदुस्तान के वो लोग वहां देख रहे हैं। ये सबसे अहम ये बात रही कि जिस तरीके से डिसीजन हुआ, जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री ने आके पार्लियामेंट में अपनी बात को रखी, ये जो इच्छा शक्ति वाली सरकार है वही कर सकती है। उन्होंने कहीं कोई किसी को मौका नहीं दिया। विदिन मुझे लगता है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट में उन्होंने जो उनको कहना था वो बात पूरी हो गई। आप लोग तो दिखा ही रहे थे, सारे चैनल्स दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम इसको खत्म कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन देखिए शुरू हो गए। ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये कश्मीरी पंडितों का सेलिब्रेशन है। वो कश्मीरी पंडित जो 90 के दशक में जिनकी माओ बहनों के साथ बलात्कार करके और जिनको काट करके जो है जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया था, जिनका घर जो है लूट लिए गए थे, जिनको रातों रात जो है वहां पर पूरे कश्मीर वैली में पोस्टर लगा दिए गए थे कि राज्य छोड़कर, जम्मू कश्मीर छोड़कर निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आज उन कश्मीरियों के लिए, आज उन कश्मीरी पंडितों के इंसाफ का दिन है और आज उनको इंसाफ मिला। और ये सेलिब्रेशन, जैसा कि अभी यासिर जिलानी जी भी कह रहे थे, सेलिब्रेशन अभी वैली से भी आएगा, क्योंकि वैली में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मुफ्ती परिवार है
है और साथ साथ अब्दुल्ला परिवार है। जब उनकी राजनीतिक दुकानें बंद होंगी उसके बाद लोग खुलकर निकलेंगे और अपना सेलिब्रेशन जो अपना मूड दिखाएंगे वो आपको जरूर देखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट की लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर कई पार्टियों ने जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, बीजेपी की सहयोगी नहीं है, बल्कि बीजेपी के विरोध में खड़ी रही हैं, वो पार्टियां भी इस फैसले का सपोर्ट कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश का माहौल क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक का तमाम दलों ने, कई दलों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समर्थन किया है। बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी और एआईडीएमके के सांसदों ने समर्थन किया। हमने कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हमने कुछ कारण बताना चाहते हैं। इस देश में खाली जम्मू और कश्मीर जो है वहीं पर सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रहती है। मुस्लिम कम्युनिटी जितनी जम्मू कश्मीर में रहती है उससे कहीं ज्यादा तादाद में बाकी पूरे देश में रहती है। लेकिन उनका हक कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, वहां पर के बाशिंदे बने, वो हक उनका अभी तक छिना हुआ था। लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी माइनॉरिटीज के लोग होंगे, दलित होंगे, बैकवर्ड होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, खासतौर से माइनॉरिटी मुस्लिम्स, उनका अब एक राइट मिल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर के वहां पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां के बाशिंदे कहलाएंगे। और इस वजह से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया था, हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने निर्णय लिया कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। ये कहा। I welcome these two statutory resolutions and also the reorganization bills and also the reservation bill applicable to state of Kashmir. There is nothing to worry because I may be permitted to read Article 372 because 370A and 370B it contemplates limited power to the Parliament to make law with regard to the Jammu Kashmir. It's a very, very proud day. It's a very proud day because in future we will not have bills which will have the clause which says this will not be applicable to the state of Jammu and Kashmir. Sir, only the other day we in this house passed what is called the Triple Talaq Bill. That was a very important bill because it was a major step towards getting rid of what can be called a differentiated citizenship. Today, sir, we have done the other step. We have made all citizens of this country equal. It is a great privilege and honor to speak on this very important bill subject which has been pinching this country for the last many years. And we hats off to the Home Minister, Honorable Home Minister and the Prime Minister for their vision, and this will completely solve the problem of Kashmir. Sir, the courageous and bold and daring step of the Honorable Home Minister will be remembered in the Indian parliamentary history forever, sir. मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जो इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड उन लोगों ने डिसीजन लिया इस माने जो 370 है उसको उठाने के लिए और देश के सुरक्षा के लिए वहां पर केंद्रीय शासित राज्य बनाने के लिए। क्योंकि केंद्रीय शासित राज्य होने के नाते हर समय केंद्रीय सरकार की तरफ से वहां के बॉर्डर में जो गतिविधि है उनके बारे में हर समय यहाँ पर पता चलते रहेगा और इस विषय पर देश के सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हम लोग स्ट्रेटेजी ले सकता है, तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको और बता दूं, पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी
इस फैसले पर प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा सरकार के इस फैसले से मैं खुश हूं। मैं उनका स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 370 को हटाया जा रहा है, इससे मैं खुश हूं और ये एक बोल्ड, एक साहसिक कदम है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ऐतिहासिक कदम है। और साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा है कि धारा 370 को हटाने का जो फैसला है वो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी जो है उसका हिस्सा रहा है जनसंघ के दिनों से। ये लालकृष्ण आडवाणी, उनका रिएक्शन है, उनकी प्रतिक्रिया है, पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और इस बीच इस ऐतिहासिक फैसले का लद्दाख में जो है जश्न मनाया जा रहा है। लद्दाख के लिए बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की सरकार की घोषणा का वहां के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने समर्थन किया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। हमारे साथ है लद्दाख के सांसद। सर, लद्दाख पर जिस तरह से अलग उसको इलाका बनाने जाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख के वहाँ के निवासियों के ओर से नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी और पूरे भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसका जो प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि आज गृह मंत्री जी द्वारा राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया, ये केवल लद्दाख के लिए ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत देश के हित में है। क्योंकि भारत देश एक बार फिर से मजबूत देश होने का जो मौका, आज अवसर हम सब की आंखों में देख रहा है। और लद्दाख के संदर्भ में कहूं तो लद्दाख को आज तक जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने, जिन लोगों ने वहां पे जो सरकारें, जो शासन किया, राज किया, लद्दाख को सौतेली माँ का व्यवहार दिया, लद्दाख को डिस्क्रिमिनेट किया, लद्दाख को अपना हक नहीं दिया, चाहे आप फंडिंग में देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में देखिए। इसलिए 1948 से लेके आज तक लद्दाख वालों ने यूनियन टेरिटोरी चाहा है और आज नरेंद्र मोदी सरकार यूनियन टेरिटोरी के बिल लेके आ रहा है और हम पूरे लद्दाख वासी इसके लिए खुश है। केवल इसलिए नहीं कि लद्दाख का विकास हो रहा है, बल्कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के, भारत के वो इलाका है जो बर्फीले क्षेत्र, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगते हैं, इस सीमा पर्वत क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और भारत अपने देश का सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम खुश हैं इस निर्णय से। लेकिन इस जो पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये स्वाभाविकता है, ये बात स्वाभाविकता है। जिन लोगों ने आज तक केवल लद्दाख को ही नहीं, पूरे भारतवास के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश किया, अपने कुछ परिवार के जो वहाँ पे बिजनेस, फैमिली, रोजी रोटी चलाने की कोशिश किया, आज उनका काला दिवस आ चुका है और ये उनका अपोज करेंगे ही करेंगे। जो लोग काला दिवस की बात कर रहे हैं वो ये आशंका जता रहे हैं कि वहाँ पे स्थितियाँ खराब होंगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, लद्दाख जम्मू कश्मीर का 70% एरिया है। लद्दाख में एक चींटी भी नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा, एक परिंदा भी नहीं मारेगा लद्दाख में। लद्दाख वो जगह है जो पीस लविंग कल्चर है, वहाँ के जो आइडेंटिटी जो है पूरे दुनिया पे मशहूर है। तो वहाँ के कल्चर के, वहाँ के जो रहन सहन के, वहाँ के जो शांति अमन के वजह से, इससे अच्छा मजबूत सरकार और भारत देश में नहीं आ सकता है। ये थे लद्दाख के सांसद जिनका कहना है कि ये बहुत दिनों से मांग थी लद्दाख की और जम्मू कश्मीर के लोगों की, और जब ये प्रस्ताव पारित होगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक दिन साबित होगा। कैमरामैन विनय के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो लद्दाख के सांसद थे और लद्दाख की बरसों पुरानी मांग जो है वो पूरी हुई है और लद्दाख को कहीं ना कहीं जो लद्दाख के साथ इनजस्टिस होता रहा था, अन्याय होता रहा था, वो जो है अब आपसे खत्म हो जाएगा। लद्दाख की जो बरसों पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है। आइए देखते हैं लद्दाख के पूर्व सांसद थुप्सान छेवांग ने सरकार के इस फैसले पर क्या कहा। आज राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसले का जो घोषणा किया उन्होंने, उसको लेकर लद्दाख के लोग मरकजी सरकार को, विशेष तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रियासती हुक्मरान गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, सबको हम दिली मुबारकबाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा था और बहुत ही कठिन फैसला था। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थुप्सान छेवांग ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। लद्दाख के पूर्व सांसद हैं और श्रीनगर से ताज़ा स्थिति का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने।
इस वक्त हम टीआरसी पर मौजूद हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं घाटी में सभी जगह धारा 144 लागू की जा चुकी है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद हैं। जो इस तरह से चौराहे पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न नाकों पर जो चेकिंग अभियान में लगे हैं, सघन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की अवांछित घटना ना हो, जो आम आदमी है उसमें पैनिक ना हो, उसमें असंतोष ना हो और तमाम कोशिशें यहाँ पर सुरक्षा बलों और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर एक व्यवस्था जो है बनाई जा सके। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, टीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो आपने देखा हमारी संवाददाता जब वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी रमा त्यागी, उनके पीछे ट्रैफिक भी था, लोग भी थे। कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कर्फ्यू नहीं है, धारा 144 है। सुरक्षा के लिए एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं और उसी के तहत यह किया जा रहा है। तो जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। रुकमा। Right. Well, for decades, as I gauged from your discussion, we've seen the exploitation in Jammu and Kashmir by political parties and separatists using Article 370. Ultimately, it was the people who suffered the most, while outsiders took advantage. We all know the various examples. Well, Jammu Kashmir remained cut off from various benefits of the central government. How will that change, Mr. Rajagopalan, now that Article 370 has been removed? Madam, simply the saffron growing, apple growing, carpet weaving, shawl weaving, this will thrive. It will get international tag. You wait and see. जैसे मैं तमिलनाडु का हूँ, मैसूर रसम इंटरनेशनल टैग मिल गया है। सिमिलरली आप देखते जाइएगा, अनदर 5 साल को अंदर अंदर 2024 चुनाव को पहले बिफोर दैट I am very confident that Mr. Narendra Modi will ensure that these 4 what I enunciated, saffron, the growth of saffron in Ladakh region and some part of Srinagar region will get international tag. That type of development is going to happen. To private airlines, there are 3 ways to go to Ladakh, from Himachal Pradesh, from other states, but now from Delhi to Ladakh, you will have a straight aircraft by either Indigo or SpiceJet, because Prime Minister has opened it up now. Earlier, it was having some sort of restrictions. Now, it is all cleared. In my underestimation is that Congress was misruling for 70 years. Today, Mr. Narendra Modi has shown that he is 56-inch chest person. He has shown it to the world. बिल्कुल, और कई जगह से हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। वाघा बॉर्डर देखिए, वाघा बॉर्डर पे अटारी जो है, वहां पर आप देखिए कि अटारी जो सीमा है वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं इस वक्त जो अटारी सीमा है वहां पर, और लड्डू बांटकर लोग खुशी मना रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां ये खबर पहुंची है, जहां तक मेरे सूत्र हैं, हर जगह से लोग खुश हैं। देखिए लोग कितने खुश हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। अब आम भारतीयों की मैं बात करूं, आम भारतीयों के लिए जो दिल्ली में बसे हैं, मुंबई में बसे हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर उनको जगह खरीदनी है, उनको वहां पर अपना घर बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि आज भारत के माथे से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया है। हर व्यक्ति आज खुशी महसूस कर रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है यासिर जिलानी, मैं इसी बात पर आऊं कि क्या वजह है कि कश्मीर में छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में बैठा, मुंबई में बैठा, पटना, लखनऊ में बैठा व्यक्ति जो है वो खुशी महसूस कर रहा है। ये देखिए आप दृश्य देखिए कि जो लगातार दिखा रहे हैं हम आपको, ये वहां पर, ये एक और नजारा देखिए, यहां पर लोग किस तरह से, कोलकाता का नजारा है, ये कोलकाता के दृश्य हैं। कोलकाता में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, ढोल बजा रहे हैं लोग, भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं कोलकाता में। और कोलकाता को ये पेंट करने की कोशिश की गई थी कि कोलकाता जिस तरह से है वो भारत से शायद अलग सेंटिमेंट वहां पर है, लेकिन कोलकाता पश्चिम बंगाल वहां का सेंटिमेंट भी। और देखिए वहां पर लोग गुलाल के साथ, जब पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, तो महिलाएं गुलाल खेलती हैं। आज वहां पर पुरुष गुलाल खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तिरंगा लिए हुए नारा लगा रहे हैं। और ये कोलकाता के दृश्य हैं। कोलकाता में सेलिब्रेशन चालू हो गया है 370 की विदाई की खबर आते ही।
अशोक जी, ऐसे आपने कहा है मदुरई कोयम्बतूर में भी है, क्यों बार बार आप कलकत्ता बोल रही हो? दक्षिण भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है। जितना कश्मीर पंडित उधर जाकर के उन लोगों के लिए आबादी मिला है, उन लोगों के लिए फ्रीडम मिला है। मेरे पास जो दृश्य है मैं वहां के बता रहा था कि जो दृश्य मेरे पास आए इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण भारत में भी वहां पर भी जैसे मदुरई में, जैसे कोयम्बतूर में, जैसे तिरुचि में कश्मीर पंडित 10 साल से ठहरे हुए हैं, वो लोग आज एकदम भारत माता की जय करके दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग द विटनेस ऑफ 370 एंड स्क्रैपिंग ऑफ 35A. And are we also celebrating a government that fulfills its promises, whatever be the obstacles, whatever be the sentiment? No, what I understand from this today's statement, what read out by Mr. Amit Shah in the Rajya Sabha, can you imagine, I being a journalist for 40 years, could not sense that President yesterday signed that bill? You know, this type of statement, such a secrecy was maintained because Mr. Narendra Modi and Amit Shah combination is known for springing surprises and also ensuring that secrecy is maintained, like demonetization, like 10% reservation and every GST. This type of passage of bills, Mr. Narendra Modi, hats off to you. You have done extremely well for the citizens of जम्मू एंड कश्मीर। एक मिनट में बता दूं अपने दर्शकों को, एक बार बता दूं, ये मुंबई का नजारा है। मुंबई में लोग लड्डू बांट रहे हैं। शिवसेना का मुख्यालय था जिसके बाहर, और आज सबसे पहले शिवसेना ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर को लेकर के जो भी फैसला सरकार लेगी, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, शिवसेना ने कहा कि जो भी फैसला लेंगे नरेंद्र मोदी लेंगे उस पर हम अडिग रूप से उनके साथ खड़े हैं। और आज शिवसेना भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी के साथ खड़ी रहती है। और आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शायद उनके लिए ये आज बहुत बड़ा दिन होता। बाला साहब ठाकरे, आप देख रहे हैं शिवसेना के मुख्यालय के बाहर उनकी बड़ी तस्वीर लगी है। वो 370 को लेकर हमेशा मुखर रहे और हमेशा वो कहते रहे कि 370 हटाने की जरूरत है। आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो उनके लिए बहुत बड़ा आज का दिन होता। तो इसलिए शिवसेना आज सेलिब्रेशन कर रही है। शिवसेना मुख्यालय के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हर जगह पर लोगों को लड्डू बांट रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में, मुंबई में बाकायदा टोकरी भर के लड्डू लेके निकले हैं, टोकरी भर के लड्डू ले। इतना सेलिब्रेशन जो है इस तरह से टोकरी भर के, तो मुझे लगता नहीं कि अपनी जीत के बाद, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी शिवसेना के लोग निकले थे, लेकिन आज वो लड्डू लेके निकले। ट्रैफिक रोक कर आप देखिए कि वहां पर ट्रैफिक किस तरह, बसों में चढ़कर, मोटरसाइकिल पर जो लोग दिख रहे हैं उनको रोक रोक कर लड्डू खिलाया। आप फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए। आज ऐसा लग रहा है कि भारत दोबारा से, जैसे 47 के अंदर आजादी मिली थी और उस जीत का एहसास हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं ये एक जो कोना था वो रुक गया था, उसको आज खत्म किया है। आज इस इच्छा शक्ति वाली सरकार ने, आप देखिए कि जो अभी सर हमारे सामने कह रहे थे, कितना सीक्रेट रखा, कोई किसी को पता नहीं चलने दिया। बड़े बड़े पत्रकार बंधु जो हैं वो जानने की कोशिश, जी मैं कह रहा हूं, मैं वही इसी बात को कह रहा हूं कि बड़े बड़े पत्रकार सिर्फ ये कह रहे थे कि पता नहीं। 10 मिनट पहले भी मैं जो न्यूज देख रहा था अशोक जी, उसमें लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होगा ये अमित शाह जी संसद पहुंच के बताएंगे। और उन्होंने जब बताया है तो ये जो मुद्दा है ना, भावनात्मक तौर पे तमाम भारतीय इससे जुड़े हुए हैं। और मैं देखिए 4 महीने पहले मैं कश्मीर में जब गया था तब भी आपसे बात करी थी। उस वक्त जो युवाओं को वहां के मोहल्लों में रहने वाले, वहां के गांव, दूर दराज पहाड़ों की घाटियों में रहने वाले जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि वो रोजगार वहां तक पहुंचे, वो चाहते हैं यहां निवेश हो, बड़ी फैक्ट्री आए, उन्हें काम मिले, उनके जमीन के बदले में उनको रोजगार मिले, उनको पैसा मिले, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो। आज उन सबका जो ख्वाब है वो पूरा हुआ है। देखिए 1-2 दिन तो वो ट्रांस में रहेंगे, वो ट्रांस में रहेंगे मुझे लगता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी जब घाटी से सेलिब्रेशन इसी तरह के तिरंगे, क्योंकि हमने ऐलान किया हुआ 15 अगस्त को, तो आपको मैं सारे के सारे प्रूफ दे दूंगा, आप देने की जरूरत नहीं। तमाम कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन कश्मीरी जब खुद फहराएंगे, कश्मीरियत उस वक्त दिखेगी पूरे भारत को। और आप ये समझ लें कि ये सेलिब्रेशन तो अभी
बहुत लंबा चलने वाला। और एक बात और मैं कह दूं, जो इसके विरोध करने वाले लोग हैं वो तो अभी एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे, क्योंकि ट्रिपल तलाक का उनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। अभी उसी पे स्ट्रैटेजी, मैं आ रहा था, मैं जाम में फंस गया था, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर आज एक रैली जंतर मंतर पे जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं उन्होंने बुलाया था, वो बुरी तरीके से फेल रही। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ट्रिपल तलाक को इतिहास बनाने के बाद 370 का इतिहास उनके सामने ये प्रधानमंत्री जो वजीर आजम साहब वो लिखने जा रहे हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध कैसे की जाए। तो आज देखिए कि तमाम उस तरह की पार्टी जो हमेशा से सरकार के विरोध रही, बसपा जैसी पार्टी आज सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी, क्योंकि हर आदमी भारत से प्यार करता है और वो दिन बहुत नजदीक है जब पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा होगा। और मैं तो आगे बढ़ के कहता हूं कि जो अखंड भारत का सपना है हमारा, वो हम पाकिस्तान को विलय करके पूरा करेंगे। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं सोच सकता हूं। देखिए मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं भारत की जो नेतृत्व देख रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिस तरीके से आज घुटने के बल पे अलगाववादी नेता दिखाई दे रहे हैं, जो उनके लाइक माइंडेड संसद में 30-30 साल से अपनी बातों को रखते हैं, उनके कंधे झुके हुए क्योंकि उन्होंने गलतियां करी हैं, उन्होंने वहां के जनरेशन को हाशिए पे रखा है। आज इस सरकार ने कम से कम, आप ये समझ सकते हैं ये कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जो युवा रोजगार चाह रहा है, जो डल लेक में हाउस बोट बना के बैठे जहां पर्यटक नहीं है, अब पर्यटक खुल के जाएगा। वो केंद्र शासित राज्य हो चुका है, केंद्र उसको संभालेगा। ये तमाम जो वहां पे दहशतगर्दी का इतना बड़ा वातावरण जो बना रखा था, दुकानें बंद हो गई हैं, खत्म होगा, दहशतगर्दी की दुकानें बंद हो जाएंगी। रुकमा, right. Well, it's a day of heightened emotions, as our guest in the studio has said, and also we've been discussing throughout as those visuals show from all across India. But there are lots of technicalities now. We are also discussing the road ahead. We are joined by our correspondent Sudhakar Das from the newsroom. Sudhakar, well, it's a great historical day for the whole of India, not just the people of Jammu and Kashmir, but Jammu and Kashmir becomes a union territory, so does Ladakh. How is it to proceed in Parliament, even as it moves a resolution for removal of Article 370? हो रही है और एक साथ चर्चा हो रही है। ये सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये प्रस्ताव। एक मिनट रोक रहा हूं सुधाकर, आपको एक मिनट रोक रहा हूं। हरीश साल्वे इस वक्त सुन रहे क्या कह रहे हैं, एक मिनट रोक रहा हूं। हरीश अधिवक्ता हरीश साल्वे, 370 is a constitutional provision which says that such provisions of the constitution as the president may from time to time direct will apply in Jammu and Kashmir. There was a 1954 order which has been superseded. It was a presidential order and it is a presidential order. There seems to be some, merely because it is called Article 35A, there was a grave misunderstanding that this is the part of the Constitution. It never was a part of the Constitution. Absolutely, absolutely. Sir, can we have it in Hindi, sir? Please. छोटा सर। सर क्या किस तरह से देखते हैं सर आज जो हुआ? देखिए, पहले तो जहाँ तक धारा 370 और राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, वो धारा 370 में ये प्रोविजन था कि, और उसको भी 370 का हेडिंग ही था टेम्पररी प्रोविजन, कि सच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वो धाराएं लागू होंगी जम्मू एंड कश्मीर में जो राष्ट्रपति के ऑर्डर में होंगी। और उसमें एक और था, विथ सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी। तो 1954 में जब भारत का संविधान वहाँ लगाया गया, कुछ उसकी धाराएं लगाई गई, तब ये 35A एक एक्सेप्शन बनाया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को आज हटा के नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए हैं। उस नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पूरा का पूरा भारतीय संविधान जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गया। यानी 370 के जो भी प्रावधान थे एक तरह से वो हो गया। 370 में ही लगाया है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। 370 में ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि भारत का संविधान वहाँ नहीं लगेगा। टेम्पररी प्रोविजन था, ट्रांजिटरी प्रोविजन था, ट्रांजिशन खत्म हो गया, अब पूरा संविधान लग गया। और ये जो दो हिस्सों में अब स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी बनाने का है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे छत्तीसगढ़ को अलग किया था, जैसे बिहार में झारखंड अलग बना था, उसी तरीके से रिऑर्गेनाइजेशन होगा। फ़र्क यहाँ इतना है कि असेंबली अभी सेशन में नहीं है, तो असेंबली के जो फंक्शंस हैं वो पार्लियामेंट में हैं। तो पहले तो जो प्रोवाइसो में, आर्टिकल 3 के प्रोवाइसो में जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, उसके लिए पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी, पार्लियामेंट एक्टिंग एज असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर वो पार्लियामेंट के सामने उसका बिल का प्रावधान आएगा, और वो बिल अगर पारित हो गया तो उसका कानून बन जाएगा और तब रिऑर्गेनाइजेशन।
तो वरिष्ठ अधिवक्ता, ये भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस पूरे मामले को लेकर के इसके कानूनी पहलुओं पे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से किस तरह से ये संभव है और इसका जस्टिफिकेशन जो है बता रहे थे। और ये हरीश साल्वे वही है, आपको याद होगा कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव के मामले में इन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, वहां पर घुटने टेकने के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। तो भारत के बहुत प्रतिष्ठित अधिवक्ता है, वो इस फैसले का बता रहे थे कि इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए, कानूनी रूप से इसको जस्टिफाई कर रहे थे। क्योंकि बहुत से लोग अब ये र्यूमर उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन जाहिर तौर पे कुछ लोग इस तरह की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहेंगी, ऐसा साफ तौर पे लगता है, क्योंकि सरकार ने ये बड़ा कदम पूरी तैयारी के साथ उठाया है। जी सुधाकर, आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिए। जी अशोक, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है उसमें जो कई चीजें हैं, कश्मीर हमारा है 120 के मतलब 1,20,000 लोग इसको ट्वीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो और कह सकते हैं अशोक, दूसरा ट्रेंड जो ट्वीट हो रहा है 370 गया हैशटैग के साथ, और तीसरा जो मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर आज जो ये फैसला आया कैबिनेट का, उसके बाद बार बार लोगों के जहन में ये नारा गूंज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से जो एक पूरी रणनीति के साथ, एक स्पष्ट इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ा गया। और संसद के भीतर भी हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो हर एक सवाल का, हर एक विषय का वो जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार ये क्यों कर रही है, कैसे ये सब किया जा रहा है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये चीज उन्होंने रखा संसद के सामने। मैं आपको जानकारी दे दूं अशोक की 2 प्रस्ताव हैं संसद के भीतर, 2 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है, इसके अलावा 2 विधेयक है, चारों पर एक साथ चर्चा चल रही है। 2 विधेयक हमको हमारी जानकारी में है। एक तो जो 10% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरी में EWS को देने का प्रस्ताव है वो है, और दूसरा जो बाइफर्केशन का, जो जिसमें एक जम्मू कश्मीर होगा और एक लद्दाख होगी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर के पास असेंबली भी होगी। तो ये दूसरा जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है। तो ये 2 विधेयक है। लेकिन इसके अलावा जो 2 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है, उसमें से एक जो विशेष दर्जा हटाने संबंधित प्रस्ताव है, जिसको जो आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 कहा जाता है, और जिसकी बात, जिसका ऐलान, जिसकी घोषणा भाजपा के घोषणा पत्र में की गई थी, और बहुत शिद्दत के साथ मोदी सरकार इसको लेकर कह सकते हैं आगे बढ़ रही थी। तो पहला प्रस्ताव उससे जुड़ा हुआ है। ये सिंपल मेजोरिटी से, एक साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। राज्यसभा में अभी चल रहा है, उसके बाद लोकसभा में पारित होगा। तो एक सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद ये जो प्रस्ताव है पूरी तरह से संसद के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये जो विशेष दर्जा है वो हट सकेगा। ये दूसरा प्रस्ताव, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, क्योंकि विधानसभा अभी सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन की वजह से गवर्नर और फिर राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है। तो संसद के भीतर वो एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश करने की अनुमति देता है। तो ये 2 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है और 2 विधेयक है। तो गृह मंत्री, अभी चर्चा चल रही है, 4 घंटे का वक्त तय किया गया था, उसके बाद गृह मंत्री जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम दलों से एक तरह से एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जिस तरह से सरकार को मिल रहा है, कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए, और कांग्रेस क्योंकि एक टेम्पोररी अनेक्शर जो संविधान में एक टेम्पोररी तौर पर जो अनुच्छेद जोड़ा गया था, उसको एक तरह से कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत, अलगाववादियों की साजिश, जम्मू कश्मीर के एक खास राजनीतिक परिवारों की साजिश के चलते एक तरह से स्थायी बना दिया गया था पिछले करीब 65-70 वर्षों से। आखिरकार उसको मोदी सरकार ने, उसको जो एक संविधान की भावना था, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने नाराजगी जताई थी इस धारा आर्टिकल 370 जोड़ने को, तो वो आज मोदी सरकार ने उस सपने को पूरा किया है, वो संसद के भीतर लेके आए हैं। तो मुमकिन है कि राज्यसभा से जब ये पास होगा, उसके बाद क्योंकि एक तरह की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तमाम दल एक तरह से सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। सुधाकर, तो जल्दी ही लोकसभा से भी सरकार पास कराने की कोशिश। सुधाकर, मैं इसी पर आ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला चला, जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार की तैयारी थी, विपक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। नहीं मिल रही है मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही? सुधाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए मैं सुधाकर के पास एक बार फिर जाऊंगा। अभी सुधाकर को आवाज नहीं मिल रही है, मैं
मैं आता हूं सुधाकर आपके पास, क्योंकि सुधाकर को मेरी आवाज नहीं मिल रही। इस बीच अशोक टंडन जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अशोक टंडन जी देश के वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अशोक टंडन जी ने बहुत लंबा अरसा उनके साथ बिताया था। अशोक टंडन जी, अभी हम दृश्य दिखा रहे थे मुंबई के, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी थी और वहां पर बाहर लोग लड्डू बांट रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि बाला साहब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो उनके लिए कितना बड़ा खुशी का दिन होता, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, 370 हटना चाहिए। उसी तरह से मैं आज आपसे पूछता हूं, अगर अटल जी आज जिंदा होते, उनका एक बड़ा सपना था जब उनकी सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, हमेशा कहते थे कि हम मेजॉरिटी में होंगे, हमारे पास ताकत होगी तो हम 370 जरूर हटाएंगे। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसके 3 पहलू हैं जो हम लोगों को समझने चाहिए। एक तो है राजनीतिक, जिस पर खूब चर्चा हो रही है, एक है सामरिक, और तीसरा है इसका जो डिप्लोमेटिक है। तो सामरिक महत्व को समझना मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक पहलू पर बहुत चर्चा हो चुकी है और आपके यहाँ भी हुई है। सामरिक पहलू ये है कि पिछले 70 साल से लगातार पाकिस्तान एक आतंकवाद, या जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वार, जम्मू कश्मीर में कर रहा है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कारगिल हुआ, अभी पुलवामा हुआ। तो उसको ध्यान में रखते हुए और आज गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया है कि अगर आज हम जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो आतंकवाद से निपटने का है। अब के बाद से पाकिस्तान को कोई एक मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ पर अलगाववादियों को बढ़ावा देने का और आतंकवाद फैलाने का। तो आतंकवाद को रोकने के सारे भारत के जो प्रयास रहे हैं, ये उसी कड़ी में ये जम्मू कश्मीर को आज 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव सरकार सदन के सामने लाई है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ भी करने को भारत सरकार तैयार रहती थी, तो आज उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ये समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि क्यों इसके 2 हिस्से किए गए, तो ये एक कारण था। लेकिन अभी मैं इस पर आप आगे बढ़े, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है यूएन में मामला फिर उठाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जाकर रोएगा कि देखिए जम्मू कश्मीर के जो अधिकार थे उनका हनन हुआ। इस तरह का पाकिस्तान कोशिश तो लगातार अभी भी करेगा। देखिए, एक चीज इसके पाकिस्तान पहलू को हम समझें, अगर पाकिस्तान आज हमारे इस अंदरूनी मामले में कुछ भी बोलता है तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र है महाराजा हरि सिंह का, ये उसी के तहत ही तो 370 बना था और उसी के तहत बाद में 35A जोड़ा गया। आज अगर हम 370 के साथ कुछ कर रहे हैं तो पाकिस्तान, इसका मतलब है विलय पत्र को मानता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद में ये कहता है कि विलय हुआ ही नहीं, किसी तरह का विलय हुआ ही नहीं। और आज भी जो बयान पाकिस्तान की ओर से आया है उसमें कहा गया है भारत अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर। इसका अर्थ ये है कि वो मानते ही नहीं है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और विलय पत्र की ही क्लॉज में से 370 निकला था। तो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो केस है वो बहुत कमजोर पड़ता है। केवल और वो केवल एक बात कह रहे हैं, जो आज भी पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि जो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो उसके अंदरूनी मामलों में कुछ भी करते रहते हैं। 70 साल से वो जो भी चाहे उसको करते हैं, लेकिन हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ, और भारत का तो ये कहना है 70 साल से, और उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी शामिल थी, कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और हम आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो असेंबली के सीट हैं उनको खाली छोड़ते हैं कि समय आने पर जब वो हमारा हिस्सा हमें वापस मिल जाएगा तो हम उसमें भी चुनाव कराएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज देखने की बात यह है कि जहां हमने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग किया है, आज हम अपने इस कदम से भी इस मामले में भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करेंगे। ऐसा हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, हमारा विदेश मंत्रालय है, वो इसमें काम करेगा, और कोई कारण नहीं है कि दुनिया का कोई भी देश इस मामले में भारत के इस कदम की सराहना नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को पूरे
डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी आइसोलेशन हो रही है और हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि देश में तो इसका बहुत भव्य स्वागत हुआ ही है, क्योंकि ये बात पूरा देश मानता था कि अगर भारत के लोग कहीं भी जाकर रह सकते हैं तो क्यों नहीं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय भारत में करने का ये जो कदम उठाया गया, देश में इसका स्वागत तो हुआ ही है, लेकिन कुल मिलाकर लद्दाख में भी बड़ा स्वागत हुआ है कि लद्दाख को उनकी मांग थी बड़े समय से कि उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, तो आज लद्दाख में भी खुशी है। जम्मू के लोग भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह से ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि जम्मू के लोगों को भी कश्मीर के मुकाबले में पूरी भागीदारी मिले, क्योंकि जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की एड जाती थी वो लगभग सारी कश्मीर वैली में लगती थी, जिसके कारण जम्मू के लोगों को लगता था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आज की स्थिति के बाद से जम्मू और श्रीनगर एकदम एक ही पैमाने पर तोले जाएंगे जहां तक विकास की बात है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से ये जो कदम उठाया गया है ये आतंकवाद को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे, ये हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। Right, Mr. Tandon, as experts are saying that we could be looking at increased attempts at radicalization by Pakistan, but Article 370, as we've seen, has also segregated the society, granting particular rights to particular sections. Removal would mean that much more an inclusive society in Kashmir. In that sense, would you say that the removal would mean a major preventive measure when it comes to radicalization? Certainly. See, radicalization was prompted by Pakistan because the people of Jammu and Kashmir were being deprived of the fruits of development in terms of employment, in terms of infrastructure, in terms of growth, in terms of investment, and there was lack of employment. Now it is a sort of a vicious circle. If you deprive the people of Jammu and Kashmir from employment, development, investment, etc., then obviously there will be crisis of jobs, etc., among the youth, and then from across the border the youth will be exploited, that you are being deprived. So therefore once you stop that, then obviously now the foreign investment will come to Jammu and Kashmir, our own Indian investment will go to Jammu and Kashmir, and that will generate employment opportunities for the youth of Jammu and Kashmir. So once employment is there, then radicalization will also start. So radicalization was actually one of the reasons which the Pakistan was exploiting, and other separatist elements were also trying to radicalize the youth, telling them, well, you don't have any job opportunities, you are being deprived of your education. Now medical colleges from all over India will have branches in Jammu and Kashmir, engineering college, private engineering college will have branches in Jammu and Kashmir, and Indian domestic investors will also go, they can open hotels now, they can do any business in Jammu and Kashmir, and also even foreign investors. So I think that will generate employment opportunities, it will help in growth of Jammu and Kashmir, and once the youth is convinced that now they are at par with the rest of India in terms of benefits of development and growth, naturally the radicalization process will suffer a big setback, and that is one area where Pakistan would be feeling bad that they were trying to radicalize the youth in the name of Islam and also in the name of lack of development. On both these fronts, I think there will be a big setback to Pakistan sponsored separatist element who are exploiting the youth, and therefore I think on all fronts, if you look at it in totality, it is in the larger interest of the youth in Jammu and Kashmir, people of Jammu and Kashmir, and particularly the youth in the valley, because radicalization in the name of Islam was an exploitation of the youth, which people in Jammu and Kashmir were feeling, but they had no voice. The two political parties which have been exploiting Jammu and Kashmir for the last 70 years because they were in power, and that is one of the root cause that they are opposing this particular move which the government has done. Elsewhere, even in the valley, I am sure by and large the people are welcoming it, and they know that it is in the larger interest of the Kashmir valley, the people of Kashmir. Let's not forget that this will not hamper in any way the Kashmiriyat of Kashmir. It will never hamper.
In fact, Kashmiriat will develop if there is prosperity in the valley. So therefore, I think we need to convince and in fact educate the youth in the valley that it is, and we should also try to help them that they should not go by the propaganda of the two main regional parties in the valley who have a large vested interest in maintaining status quo, which was detrimental to the people of the Kashmir valley. So I hope that once they get the correct picture, the people and particularly the youth in the valley will understand that this has been done in the larger interest. मैं उसी पर आता हूँ, मैं एक मिनट सुधाकर हमारे संवाददाता, लेकिन मैं उन पर आऊँ उससे पहले यासिर जिलानी जो रेडी, मैं सुधाकर एक मिनट आपके पास आता हूँ क्योंकि अभी अशोक टंडन जी ने जो एक बड़ा सवाल उठाया उस पर मैं यासिर जिलानी जी आपकी रिएक्शन लेना चाहूँगा। जो यूथ के रेडिकलाइजेशन की बात उन्होंने करी और जाहिर सी बात है कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम एक समस्या बनाकर भी दिखाते रहे। महबूबा मुफ्ती का पिछले दिनों बयान था कि जो है क्योंकि वैली जो है, क्योंकि कश्मीर जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए अगर केंद्र सरकार वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ करने की सोचेगी तो उसको बड़ा भारी पड़ेगा। तो इस तरह से दिखाने की कोशिश थी कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, एक ऐसा एरिया है जो भारत से सिर्फ 370 के कारण जुड़ा हुआ है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन की समस्या है, ये जो हिंदू मुस्लिम दिखाने वाली प्रॉब्लम है, इसका क्या आप देखते हैं? तो देखिए, महबूबा मुफ्ती और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं कश्मीर के अंदर, वो लास्ट बैटल की लड़ाई देख रहे थे, उनके सामने दिख रही थी, उनके पास कुछ रह नहीं गया था। और मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल उनकी जिस तरीके से उन्होंने लोगों को वहाँ पे यूथ को बर्बाद किया है, वो खोखले हो चुके थे। तो अब ये लास्ट उन्हें अपने विक्टिम प्ले करना था अपने आप को। उन्हें लग रहा था कि कैसे हम उन यूथ को जोड़ सके जो उनसे अलग हो गए। देखिए, जब हम लोगों ने काम वहाँ शुरू किया था तो हमने जब उनसे सवाल करा तो वो बौखला जाते थे। आपने देखा भी होगा, जब फारूक अब्दुल्ला से एक बार मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हिंदू तो मुझे काफिर समझते हैं और मुसलमान मुझे मुसलमान नहीं समझता है। तो ये तो खुद उनके सवालों के अंदर जो जवाब आ रहे थे उससे बौखलाहट थी उनके अंदर। और युवा जो है वो अपने आप को बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वहां पे आपको हमने पहले भी चर्चा करी है बहुत सारी डिबेट में कि किस तरीके से मंशियात, जो ड्रग्स का मामला आया है, 63% युवा जो है वो ड्रग्स में पिछले दिनों मुलविस हुए हैं। उनके गार्जियन परेशान थे। उनकी जो वहाँ की जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पूरा कश्मीर का जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है, उनको लग रहा था कि कश्मीरियत को कैसे हमें बचा के बरकरार रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया कश्मीरियत की तरफ नज़र टका के देख रही है। और आप देखिए कि इन लोगों को कल आप पिछले 24-36 घंटे से जो भी वीडियोज आ रहे थे सब इकट्ठे हो गए, जो कभी एक साथ नहीं आते वो सामने आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी तरीके से इतना प्रेशर डाला जाए सरकार के ऊपर। लेकिन ये भूल गए थे कि जो पिछली सरकारें रही शायद उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी उन्होंने जो वायदा किया था। मुझे तो सबसे खुशी की ये बात है कि वजीर आजम साहब ने जो वायदा किया लोगों से, जो जनमानस से, वो आज वो ऐसे पूरा कर रहे हैं जैसे लग रहा था हम लोगों को ये पता नहीं ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन रेडिकलाइजेशन खत्म हो, ये आप यकीन मानिए ये खत्म। अच्छा, आप देखिए कि एक कल से अफवाह आई यासीन मलिक को लेके, इसलिए अफवाह वो बनाई गई कश्मीर के अंदर कि घाटी के अंदर उसका रिएक्शन होगा और शायद यूथ बाहर आएंगे, लेकिन एक भी बाहर नहीं आए। आप पिछले दिनों में हमने देखा कि जब हमारे गृह मंत्री साहब वहां पे गए तो लोगों ने कहा कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा नेता जाता था वहां पे एहतजाज होता था, वहां पे बंद के कॉल किए जाते थे, लेकिन आपको कहीं दिखाई दिया? ये पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं, घाटी के लोगों से लगातार मेरी बातचीत होती रहती है, उनके अंदर एक बदलाव था। कल भी मेरे साथ कुछ कश्मीरी यूथ कश्मीर से आए थे जो आज गए, उनको खुशी इतनी हो रही है, उन्हें लग रहा है कि शायद जो हम लोगों से उन्होंने बात करी है, जो हमारे यहाँ के जो दूसरे अक्सरियत के लोग हैं जो उनसे वायदा किया है, वो वहां जाएंगे। और मैं बार बार छोटे तबके पे इसलिए आता हूं अशोक जी कि मैं देखता हूं कि जो खच्चर चलाने वाला है उसको 200 रुपए सुबह से शाम तक अर्न नहीं कर सकता था, तो कहां चले जाते थे फारूक अब्दुल्ला साहब, कहां चली जाती थी महबूबा मुफ्ती? उनके घरों में खाने नहीं बनते थे, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। अब अगर ये व्यवस्था आई है, 370 को खत्म किया गया है, पर्यटक भारत, हम तो बिल्कुल छोटी बात आपके सामने करेंगे, कोई कानूनी पहलू पे इस वक्त चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उन लोगों का फिक्र था। आज उन लोगों के फिक्र के अंदर ये इजाफा हुआ है कि आज वो पॉजिटिव सोच के साथ अपने लोगों से अब बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये मैं 24 घंटे के बाद आपके साथ कोशिश करूंगा, जरूर रहूं, अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि घाटी में कितनी खुशी है। खुशी का
की लहर है, वहां पे अंदर से लोग बहुत नाराज थे। अलगाववादी नेताओं का तो जो उनके ऊपर एक दबाव और पकड़ था वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब खास करके जो ये फैमिली वंशवाद की राजनीति थी उसको तो हम लोगों ने बताया ना कि बताइए कि इनके फैमिली के जो लोग हैं वो कहां एजुकेट हो रहे हैं, कहां उनको एजुकेशन मिल रही है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में वो बड़े बड़े पदों पे फायज हैं और आपको गरीब कश्मीरी बना रहे हैं। आप अपनी शॉल लेके हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में दर दर भटकते हो, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि वो भी उनकी बराबरी कर सकेंगे। कश्मीर के जिन नेताओं की हम बार बार बात करते हैं, जिनका विरोध करते हैं, आपको मालूम है कि उनको किला के किला उनके पास बागात हैं, उनके सेब के बागात हैं, उनके तमाम ड्राई फ्रूट्स के बागात हैं। और गरीब कश्मीरी क्या करता है बेचारा, वो हमारे दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ठंड के दिनों में शॉल बेच के 1500, 2000, 10,000 रुपए अर्न करता है। आज उसके लिए खुशी की बात है। श्रीनगर में जो है आप जाएंगे तो आपको बड़े सारे मॉल दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी और आपको मालूम पड़ेगा जब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे वो तमाम मॉल, वो तमाम इमारतें जो है वो अलगाववादियों की जो है उनका पैसा वहां पर लगा हुआ है, जो वो पैसा श्रीनगर में अशोक जी जो मूवी हॉल हैं जहां पे आप इंटरटेन होने के लिए, एक हमारा जो समाज है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मूवी से जुड़ता है, इन लोगों के कहने पे और अलगाववादी के नेताओं के दबाव पे वो सब बंद पड़े हुए हैं, सालों साल से बंद पड़े हुए हैं। वो कम से कम खुलेंगे तो युवाओं के अंदर एक नया जोश आएगा। जब लोग यहां से जाएंगे वहां पे डायलॉग एस्टैब्लिश करेंगे, लोगों से बातचीत होगी, निवेश जाएगा, जैसा सर बात कर रहे थे, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा के साथ एक नई कश्मीरियत सामने आएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कश्मीरियत तब भी बरकरार थी, कश्मीरियत आज भी बरकरार है और कश्मीरियत कल भी बरकरार रहेगी, क्योंकि वहां के युवा अब बदल रहे हैं। भारत एक गुलदस्ता है भाई, भारत एक गुलदस्ता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का व्यक्ति जो है बंगाली है और दक्षिण भारत का व्यक्ति जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी है। पटना बिहार में आप चले जाएंगे, लोग कहेंगे मैं बिहारी हूं, बिहारी कल्चर है। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे मैं यूपी का हूं। उसी तरह से कश्मीर के लोग भी कश्मीरी हैं, कश्मीरियत है। तो भारत के गुलदस्ते का एक फूल है वो भी, ये समझना पड़ेगा। कश्मीरियत कोई अलग से आई चीज नहीं है, भारत के ही गुलदस्ते का एक रूप है। बहरहाल एक बार फिर मैं चल रहा हूं सुधाकर के पास, हमारे संवाददाता। एक मिनट, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, उधमपुर से सांसद में क्या बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं राज्यसभा में आपको। As a day of resurgence, as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब यह प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता। और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची। बात लंबी नहीं करनी है, मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर के क्यों आपत्ति हुई। हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह गए थे ये अस्थाई है, टेम्पररी है, और उनका ये वाक्य था कि ये धीरे धीरे घिस जाएगी। द एग्जैक्ट फ्रेज यूज्ड बाय Prime Minister Nehru was, when there was some reservations expressed, कि इसकी चिंता ना करें, ये वक्त के साथ घिसते घिसते घिस जाएगी। उनके अनुयायियों के द्वारा वो घिसाने का काम नहीं हुआ और ये हिस्से में आया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी। और इसी प्रकार सन 1964 में एक व्यापक चर्चा हुई थी संसद में, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि लगभग सभी दलों का यह मत है कि अनुच्छेद 370 के जाने का समय हो चुका है, सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, आगे कैसे बढ़ना है हम इस पर विचार करेंगे। फिर परिस्थितियां बदलती गई, उस इतिहास में नहीं जाना, बहुत बार हमने यहां दोहराया है, सीरीज ऑफ ब्लंडर्स वन आफ्टर द अदर।
और इसलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है, चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है जिसकी यूनियन टेरिटरी की आज मांग पूरी हो रही है, चाहे कश्मीर घाटी है। द कॉमन मैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर टुडे इज रिजॉइसिंग इट। वो बोल नहीं सकता क्योंकि खौफ का पर्दा उसके ऊपर। कर्फ्यू खुलने से पहले ही वो रिजॉइस करना शुरू कर दिया। ही हैज ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जर्नी लेड बाय मोदी। और इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए ये प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे। चिंता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है उन लोगों को जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ पर कोई ना कोई हनन होता हो, जो 8-10% वोटर टर्नआउट के लाभार्थी रहे हों सांसद और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। उस चर्चा में नहीं जाना। आई कंक्लूड बाय सेइंग that we are a part of a global world. India today is a part of a global world. And we have no right absolutely to deprive Jammu and Kashmir being a part of this global world. हमारी उम्मीदें एक जैसी, हमारी आकांक्षाएं एक जैसी, हमारी आशाएं एक जैसी, हमारी हसरतें एक जैसी, हमारी तकलीफें और दिक्कतें भी एक जैसी। जैसे वो एक शेर है कि मेरी जमीन भी तुम्हारी जमीन से मिलती है, दीदाए पीरे हस्ती बेबसी भी एक सी है। हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो जैसे कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, 3 पीढ़ियों ने सजा पाई है, आज मौका है इससे आगे बढ़ने का। एंड सर्टनली एज आई सेड, वी हैव नो राइट टू डिप्राइव जम्मू एंड कश्मीर बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल इंडिया, and no right to deprive the youth of Jammu and Kashmir to be the beneficiaries of these enormous avenues unleashed in India by the Modi government, and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi. Thank you, Deputy Chairman, sir. Shri Vinay Vishwam ji. Sorry, just wait a minute. Message from Lok Sabha Secretary General. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोल रहे थे। और इस बीच एक और मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, कांग्रेस के जो सांसद हैं भुवनेश्वर कालिता, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने चिट्ठी भेजी है कांग्रेस को। वो चिट्ठी बहुत दिलचस्प है, वो चिट्ठी मैं दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भुवनेश्वर कालिता ने लिखा है, आज कांग्रेस ने मुझे कश्मीर मुद्दे के बारे में व्हिप करने को कहा है, जबकि सच्चाई यह है कि देश का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और यह व्हिप देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ है। भुवनेश्वर कालिता यह भी लिखते हैं, जहां तक आर्टिकल 370 की बात है तो पंडित नेहरू ने खुद इसके विरोध में कहा था कि आर्टिकल 370 एक दिन घिसते घिसते पूरी तरह से घिस जाएगा। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी बात कर रहे थे वही भुवनेश्वर कालिता, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बारे में उन्होंने लिखा, आर्टिकल 370 एक दिन घिसते घिसते पूरी तरह से घिस जाएगा। आज की कांग्रेस की विचारधारा से लगता है कि कांग्रेस आत्महत्या कर रही है। भुवनेश्वर कालिता लिखते हैं, आज की कांग्रेस की विचारधारा से लगता है कि कांग्रेस आत्महत्या कर रही है और मैं इसमें कांग्रेस का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। मैं इस व्हिप का पालन नहीं करूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देता हूं। आज की कांग्रेस की पार्टी लीडरशिप आज कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह करने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि अब इस पार्टी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब कांग्रेस को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। भुवनेश्वर कालिता ने इस्तीफा देते हुए लिखा है, जन भावनाओं को समझ रहे हैं लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जन भावनाओं को नहीं समझ रहा है और उन्होंने इस्तीफे के लिए जो चिट्ठी लिखी है वो कांग्रेस के लिए आई ओपनर होनी चाहिए। रुकमा। Well, going back to what Dr. Jitendra Singh just said, Dr. Jitendra Singh, the MOS and the PMO, saying it's a day of celebration across Jammu and Kashmir.
A very pertinent question is asking, Mr. Tandon, why is the Congress so disappointed? We are just completing a process. Is that how this day will be seen in history, Mr. Tandon? Well, let's go back into the history for a moment. When the then Prime Minister Pandit Nehru was sharing this information with the members of Parliament, and he said our friends in Jammu and Kashmir, particularly the then Maharaja Hari Singh, was apprehensive that people from rest of the India may come and occupy all the avenues of development in Jammu and Kashmir. So for the time being, let's accept their request, and therefore Article 370. But subsequently, it was the Congress regime both in Jammu and Kashmir and at the center which gradually tried and did diluting the 370. Number one, first they removed the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. Then they also changed the nomenclature of Prime Minister, Wazir-e-Azam to Mukhyamantri, Chief Minister, and Governor from Sadr-e-Riyasat to Governor and Rajyapal. This was done by the Congress. The only difference between what they did earlier and what the Modi government has done now is that first these resolutions were adopted in the Jammu and Kashmir Assembly, later on brought to Parliament for ratification. Now because there is no assembly in Jammu and Kashmir, there is no Constituent Assembly in Jammu and Kashmir, and all the powers of the Assembly now rest with the Parliament, the Parliament of India, because even if today the Jammu and Kashmir budget is to be passed, it will be passed by Parliament here. So therefore all the changes which have been now brought about by Home Minister Amit Shah are the Parliament is empowered because there is no assembly. So the only difference between what Congress did and what the Modi government is doing now is that there was at that time Congress ruled Jammu and Kashmir, passed those resolutions. And you asked me the question why Congress is opposing it now, because they think that we are doing away with everything which was given to the people of Jammu and Kashmir. No, the Jammu and Kashmir people will continue to enjoy all the rights they have been enjoying. There is no dilution of the rights and privileges of people of Jammu and Kashmir. But the only thing is, for the development to speed up in Jammu and Kashmir, this situation has arisen when actually instead of being beneficiary of 370, they have become victims of 370. Now therefore there is a demand from the people of Jammu and Kashmir also, particularly the youth in the valley, that why, as Dr. Jitendra Singh was saying, why are we being deprived of certain privileges? Why can't we have all those benefits and privileges which the rest of India is enjoying? So by bringing the people of Jammu and Kashmir into the mainstream of India, I think the country is actually helping the people of Jammu and Kashmir, and Congress will have to explain. I think Congress will have to explain not only आत्महत्या करने, सर कालिता साहब का चिट्ठी वो कह रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व तो आत्महत्या करने पर तुला है, इसका विरोध करके एक तरह से। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरे देश के सामने कांग्रेस को ये सफाई देनी पड़ेगी कि आप आज ये विरोध क्यों कर रहे हैं। और अगर उनकी नज़र जम्मू कश्मीर के वोटों पर है, ख़ास तौर से कश्मीर वैली के वोटों पर है, तो वहाँ पर वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस कभी भी वैली में भी वो भाषा नहीं बोल सकती। और एक बात हम और नहीं बोलें कि जम्मू में भी कांग्रेस की प्रेजेंस है, तो वो जम्मू के लोगों को क्या इसकी सफाई देंगे, लद्दाख के लोगों को क्या सफाई देंगे? और कांग्रेस तो एक पूरे देश की पार्टी है, तो पूरे देश को क्या सफाई देंगे? इसलिए अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस राज्यसभा में और लोकसभा में वोटिंग के समय क्या क्या अमेंडमेंट पेश करते हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि आज राज्यसभा में जब वोटिंग होगी तो अमेंडमेंट मूव करने के लिए समय दिया गया था, तो जब उन अमेंडमेंट पर चर्चा होगी तो उस समय शायद कांग्रेस अपने बचाव में कोई बात कहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि आज पूरे देश में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं लगातार देख रहा हूं ट्विटर पर भी अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस के समर्थन में जो लोग बोलते थे वो भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। दुष्यंत नागर एक ऐसे ही कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के लिए हमेशा पब्लिक डिबेट में जो है हर जगह जाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया और कांग्रेस नेतृत्व से उन्होंने कहा है कि इसका समर्थन करें, इस पर सरकार का समर्थन करें। और इस बीच हमारे साथ विजय टिक्कू जी भी जुड़ चुके हैं। विजय टिक्कू जी वाइस चेयरमैन है पनून कश्मीर के
कश्मीरी पंडितों के लिए जो है संस्था जो है पनून कश्मीर जुड़ी हुई है। और विजय टिक्कू जी हमारे साथ, शुक्रिया विजय टिक्कू जी। विजय टिक्कू जी, मैं एक कश्मीरी पत्रकार का ट्वीट पढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित पत्रकार का, और उसमें उन्होंने लिखा कि आज मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुझे लगता नहीं था कि मैं अपने जीते जी ये दिन देख पाऊंगा। आज आपका क्या रिएक्शन है? कश्मीरी पंडितों को लग रहा है कि जो 90 के दशक में उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिस तरह से उनको मारकर सड़कों पर फेंक दिया जाता था, जिस तरह से कश्मीर घाटी में हर जगह पोस्टर लगा दिए गए थे कि रातों रात निकल जाइए नहीं तो जान से मार दिए जाओगे, कई लोगों को जान से मार दिया गया, बेघर हो गए लोग कश्मीरी पंडित, आज उनका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, हमारा मानना है कि ये जो आर्टिकल 370 था, ये एक कवर था ग्रोथ ऑफ कम्युनल एंड सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसको यूज़ करती थी, और कुछ ही चंद ही फैमिलियां थी जिनको कि इसका बेनिफिट था, उनकी प्रोजेनी थी, उनके चाहे वो मुफ्तीज थे, चाहे वो अब्दुल्लाज थे, या कुछ और उनके रिलेशंस में ही थे, लेकिन कॉमन मैन को इसको कभी बेनिफिट नहीं मिला वहाँ। आज अगर ये है, ये विक्ट्री है उस कॉमन मैन, कॉमन मुसलमान की, जिस तक फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया नहीं पहुँचे, वो इन्हीं कुछ फैमिलीज तक सीमित रहे, और ये उनको ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स करके लोगों को भड़काते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और एक ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चलने लगा राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स की कैसे सेंटर को ब्लैकमेल किया जाए और ये एक डिमांड जिंदा रखी जाए, और जिससे कि वो भारत के साथ जोड़ने की नहीं, भारत के साथ और दूर होता जाए। डिसमेंबरमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक सिलसिला चलता रहा, जिसमें कि एक जनरल कॉमन कश्मीरी को एक फीलिंग इन्होंने दे दी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, और इसका हमारा अभी फैसला होना है। वी हैव अ स्पेशल स्टेटस एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडियंस। तो हमारी तो परवरिश वहाँ हुई, और हमारे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स थे वहाँ पे कॉलेज में, स्कूल्स में, आज मुझे लगता है कि कॉमन मुसलमान भी, ये उसकी भी विक्ट्री है। मन ही मन में वो भी सोच रहा है कि आज भारत सरकार ने एक विल दिखाई कि आज जो फ्रीडम की जो वाकई में जो फ्रूट्स थे, क्योंकि लॉज ऑफ जो इंडियन डेवलपमेंट थी ओवरऑल, उसका वहाँ तक नहीं पहुँचता था उसका बेनिफिट। हर चीज़ में वो अपने ही एंगल से उसको कम्युनल पॉलिटिक्स के हिसाब से डेवलपमेंट भी करनी है। जम्मू को नहीं करनी है, कश्मीर में करनी है, जम्मू को नहीं करनी है, लद्दाख को नहीं करनी है, कश्मीर में करनी है। तो ये जो सिलसिला चलता रहा, आज ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो मोदी जी ने दिखाई है, जिसको कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा हो सकता है। आज हमें ये लग रहा है कि उन सारे 7-8 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भी एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि आज हम क्या वो सपना देख रहे हैं कि क्या वो वाकई में आर्टिकल 370 हट सकता है कश्मीर से। क्योंकि हमको भी जनरल पनून कश्मीर की शुरू से डिमांड थी कि आर्टिकल 370 हटाना है, और टाइम टू टाइम हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिमाइंड करते रहे कि अगर कश्मीर को बचाना है, क्योंकि जो वहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स, रेडिकलाइजेशन चल रही है, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सोचते हैं कि उन सब 8 लाख कश्मीरी हिंदुओं का भी एक खुशी की बात है, उनको उनके मन में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। और उन कश्मीरी मुसलमानों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं जो कि वहाँ पे एक जेन्युइन कश्मीरी है, एक कॉमन आदमी कश्मीरी मुसलमान है, वो भी इसको खुशी मना रहा होगा। आपको लगता है कि अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो है उसके लिए कोई रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि वो एक बड़ा इशू है, हर बार सरकार कोशिश कर रही, 2014 के बाद से कई बार ये मुद्दा उठा, कई बार ये कहा गया कि एक कॉलोनी बना दी जाए कम से कम जिसमें कश्मीरी पंडित जाके रहे, लेकिन यही अब्दुल्ला, यही मुफ्तीज विरोध करते थे कश्मीरी पंडितों के वापसी का। इस तरह से कहते थे कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन किस तरह से उनको सेफली लाया जाए उसको लेकर कोई नीति बनाने में हमेशा अड़ंगे अटकाते रहे। तो आपको लगता है कि अब वास्तव में जो है उनकी कश्मीरी पंडितों की वापसी का कोई जो है रास्ता निकल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट जो दरवाज़ा था कश्मीर में, वाकई जो बेनिफिट्स और फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम लाने के लिए आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा अड़चन था, वो हटने से स्टेप नंबर 1 तो काम हो गया। स्टेप नंबर 2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीरी कम्युनिटी के साथ
एक जिनोसाइड हुआ है। मेरे कम्युनिटी के लोगों को, जिनको कि 500, 550, 700 लोगों को जला वहाँ पे ना मार दिया गया, गोलियां मारी, आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। वो सब खुला घूम रहे हैं। बिल्कुल। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वहाँ पे वो, चाहे वो यासिन मलिक है, बेटा कराटे है, या कोई भी, जितने सारे लोग किसने मारा उनको, आज तक एक को भी, वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है टोटली कोलैप्स्ड है वहाँ पे। किसी को ऐसा कभी हुआ नहीं होगा शायद कहीं भी वर्ल्ड में कि जहाँ एक कम्युनिटी 30 साल से बाहर है, एक भी उनके कई 100 लोगों को मार दिया गया, जिंदा मार दिया गया, चाहे वो जस्टिस गंजू थे, चाहे वो टिकलाल टपलू थे, चाहे वो डायरेक्टर लसकोल थे दूरदर्शन के, इस तरह के कई, या सरला भट्ट को मार दिया गया, आरी से काटा गया था। बहुत दर्दनाक कहानियां हैं। ऐसा उस टाइम एक्चुअली इंफॉर्मेशन की कमी थी कि मोबाइल्स नहीं थे, इंफॉर्मेशन इतनी थी, हमारी बात यहाँ तक पहुँचती नहीं थी। रातों रात निकलना पड़ा, लेकिन कमी थी कि यहाँ पे कोई सरकार सुनने वाली नहीं थी। Right, and yet political ये जो parties, स्टेप है, हमें ये लगता है कि अगर ये 30 साल पहले ले लिया होता शायद हमें ना निकलना पड़ता। और जो 30 साल हमने खोए हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति उस गवर्नमेंट की, कांग्रेस जिस चीज़ को 370 को सींचते रहे, वहाँ की पॉलिटिक्स को बढ़ाते रहे, वहाँ पे इसको कम्युनल एजेंडा अपना चलाते रहे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलाते रहे, उसका हमको एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। और आज हम कम से कम उस चीज़ की मोदी जी को खासकर एक हमें खुशी है कि उन्होंने ये स्टेप लिया, इच्छा शक्ति दिखाई। इसका जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पॉलिटिक्स में बहुत फर्क पड़ेगा। Right, and yet regional parties too, in the regional opposition parties too in the valley, Mr. Tikku, are continuing with the rhetoric, the same old rhetoric, the same old, threatening comments by Mehbooba Mufti that let them remove 370, and we will, just the other day that was what we had heard from her. When will that change? Will that change now? Actually, one feeling was given to the general political elite of India that the state level politics parties, they are actually working for India, but actually they were part of whatever the separatism was. They were working above the ground, and the others, chahe whether it was Hurriyat or any other party, they were working under the garb of this separatism, under the what is called that they were overall helping for creating an atmosphere in which the growth of separatism helped them for this thing. The day Mehbooba Mufti took over as the chief minister, you can understand that 11,000 the stone pelters and others, they were freed, because ultimately it was helping the militancy to grow. Right. साथ साथ इसके पॉलिटिकल में रिएक्शंस पर एक बार फिर आता हूं। अभी अब अशोक टंडन जी हम सुन रहे थे, जिस तरह से अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे थे कि हमने तो नेहरू जी का एक सपना पूरा किया। नेहरू जी ये कहते थे कि भाई ये अस्थायी व्यवस्था है, घिसते घिसते घिस जाएगी। वही बात जो है आज कालिता साहब जब उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस, ये पंडित नेहरू ने कहा था। और आज हम देख रहे हैं कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेडी, एआईडीएमके, ऐसी तमाम पार्टियां और साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस जो हैं, वो तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हो गई हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये 370 धारा बनाई गई थी, उस समय मैंने पहले भी कहा कि इसका इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। 1927 में, 1934 में महाराजा हरि सिंह ने अपने रियासत में एक ये नियम बनाया था कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर बसे नहीं और यहाँ की ज़मीन ना खरीदें। तो उस समय महाराजा हरि सिंह के दिमाग में पूरा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य था, जो उनकी रियासत थी। उस समय कोई एक विशेष समुदाय के हित के लिए ये कानून उन्होंने नहीं बनाया था। जब विलय पत्र की बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी रियासत में बाहर के लोग ना आ सकें, इसलिए इसको आप मान्यता दे दीजिए, और अदरवाइज बाकी मैं विलय के लिए तैयार हूँ। तो उनकी बात को मानते हुए इस बात को 370 धारा उस समय बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली को एक मुस्लिम मेजॉरिटी
राज्य या प्रदेश या इकाई बनाने का प्रयास चला। और ये कोशिश में पाकिस्तान की ओर से पूरी मदद की गई कि अगर वैली, ख़ास तौर से कश्मीर वैली मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाती है तो उनका जो पक्ष है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग होना चाहिए, उसको मदद मिलेगी। और उसके चलते हिंदुओं को, पंडितों को वहाँ से भगाया गया और ये कोशिश की गई कि दुनिया को भी ये दिखाने की कि जो कश्मीर वैली है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है और इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होनी चाहिए। ये जो एक साजिश चली उसमें महाराजा हरि सिंह की जो एक इंटेंशन थी पूरे राज्य को थोड़ा सा किसी तरह से एक बचा कर चलने की, उसको धीरे 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 मुस्लिम मेजॉरिटी होना, कश्मीर को बचा के रखना, ये 370 का एक नया मंत्र बन गया कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो वो कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं रहेगा। ये जब राजनीति चलने लगी और जिसके चलते अभी जैसे हम सुन रहे थे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया। और एक बार जब कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी बना दिया गया हिंदुओं को भगाकर, तो पाकिस्तान ने दुनिया में राग अलापा कि देखिए ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्से को ज़बरदस्ती भारत अपने साथ रख रहा है। तो इसलिए वो जो एक बात थी 370 में कुछ उनको सुविधाएं देने की, उसका राजनीतिकरण करते हुए जम्मू कश्मीर के, विशेष तौर से कश्मीर के लोगों को उस विकास की धारा से वंचित रखा गया। और उनके और ये भी बताया गया कि देखिए भारत आपके लिए कुछ करता नहीं है। और जितनी भी एड जो कश्मीर में जाती थी और जिसके कारण जम्मू और लद्दाख के लोग बहुत हल्ला भी करते थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय में जो सत्ता में बैठे हुए परिवार थे उनके पास जाता था। आज भी अगर आप श्रीनगर में जाइए तो वहाँ पर बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि ये थिएटर किस राजनेता का है, ये बंगला किसका है और ये मॉल किसकी है, क्योंकि वो लूट जिसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस लूट को वहाँ के लोग समझने लगे थे कि हमको जानबूझकर ये गरीब बनाए हुए हैं, ये हमें चाहते नहीं हैं विकास का लाभ हो, और इन्होंने खुद जो केंद्र से सहायता है उसकी लूट खसोट की है। तो इसके चलते ये कदम उठाना बहुत आवश्यक था ताकि विकास जो है वो कश्मीर वैली में भी पहुंच सके। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसके दो हिस्से करने के पीछे मंशा ये है कि जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा है उसको अब कड़े तरीके से निपटाया जाएगा, क्योंकि सत्ता में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या कभी पीडीपी रही है तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आतंकवादियों के प्रति और अलगाववादियों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। तो केंद्र अगर सख्ती से आतंकवाद को निपटना चाहता है तो केवल जो अभी तक कदम उठाए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए जम्मू और कश्मीर को एक अब केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जब चलेगा तो वहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको जो ये सारे परिस्थिति का जो लाभ उठाते थे राजनीतिकरण करके, वो मौका नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए आज ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है उनको। वो भी जैसे हमारे यहाँ भी लोग मान रहे थे कि कोई सरकार इतना बड़ा कदम और इतना जिसको कहते हैं कि एक दूरगामी कदम उठा सकती है, ये कभी उम्मीद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। और मुझे लगता है जितनी सीक्रेसी के साथ और जितने सब व्यवस्था करने के बाद बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के अंदर वो सब तरह की व्यवस्था पूरे देश में भी व्यवस्था की, उसको देखकर आज पाकिस्तान में एक बार तो बहुत बड़ी निराशा छाई होगी कि भारत ने इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया। और आज से वो अगर कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाफ कुछ अगर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या चीन हो, कोई भी पाकिस्तान की इस बात में उनका समर्थन करेगा, इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि हमारी कूटनीति और पिछले कई सालों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत ने जो महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, उसके चलते भारत की विदेश नीति को और विशेष तौर से भारत की पाकिस्तान नीति को पूरी दुनिया समझ चुकी है। और ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान कूटनीतिक क्षेत्र में भी अलग थलग पड़ेगा, ये हमें आने वाले एक दो दिनों में दिखाई देगा। Right. Mr. Tikku, coming to you, would you agree with what Mr. Tandon has said about this opening a new chapter in the message that India sends to the world regarding Kashmir? How would you compare it with what has gone forward so far? Yes, actually, every country watches its own interest, whether it is US, whether it is England, and similarly India has every right to
protect its territory, protects its boundaries. And what has happened in Kashmir, this step should have been taken long back. And what I feel that it is the internal matter of Government of India, and the message is very clear that what changes we wanted in our own areas, so that fruits of freedom, fruits of development reaches to the every nook and corner of the country. So these are the measures which we have taken in our own interest, and seeing that common man is benefited, and I think world knows that every country watches its own interest for its own people, and I think this is the now the role of the diplomacy to take over, and the various Muslim countries or various superpowers convey this message that why we have done it, these are the reasons, and I think they also agree with India. टंडन जी, मैं इसके फिर एक पॉलिटिकल पहलू पर आता हूँ। आप जैसे कि हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के चाहे सांसद हों, कांग्रेस के सपोर्टर हों, उनको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, इसका विरोध आप कैसे करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि राज्यसभा में लीड कर रहे थे और जाहिर सी बात है कश्मीर के वो रिप्रेजेंट करते रहे, तो इसलिए उनकी अपनी एक लाइन हो सकती है, लेकिन पूरे कांग्रेस की ये लाइन होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर कालिता की जो चिट्ठी है जो अभी पढ़कर सुनाई मैंने, उसमें तमाम चीजें हैं। अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि अब कांग्रेस को स्ट्रैटेजी, जब वोटिंग के समय जब संशोधन पेश करने का वक्त आएगा तो हो सकता है कांग्रेस देखे अपनी किस तरह से स्ट्रैटेजी वो मूव करती है, क्योंकि उसको दिखाना है कि पूरे देश को दिखाना होगा, शक्ल आपको पूरे देश को अपना मुंह दिखाना होगा। पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विप थे भुवनेश्वर कालिता, अब विप ने ही जो है इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वोटिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है और कांग्रेस को अपना जो पूरा सांसद है उनको एकजुट करने में इसमें भी दिक्कत आएगी कांग्रेस के सामने? देखिए, दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस जो संशोधन पेश करेगी राज्यसभा में खासतौर पर आज, वो ये कहेंगे कि ये फैसला जो भी है ये जम्मू कश्मीर की असेंबली को लेना चाहिए था, इसलिए चुनाव पहले करवाए जाने चाहिए थे और चुनाव के बाद जो भी सरकार बनती वो इस तरह का फैसला ले सकती थी। आज जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है तो आपने उसका लाभ उठाकर ये कदम उठाया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कोई एस्केप रूट, बचाव का रास्ता ढूंढने की कोशिश कांग्रेस करेगी, और ये जब वो अपने संशोधन पेश करेंगे राज्यसभा में वहाँ से ये बात स्पष्ट होगी। लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको पूरे देश में जनता को ये समझाना होगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस तरह का जो रुख अपनाया है इसके विरोध में, क्योंकि आप खुद कहते रहे हैं पहले, जैसे अपनी बात कर रहे थे, पंडित नेहरू से लेकर बाद तक, और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद तो कांग्रेस के नेता रहे हैं बहुत समय तक, ये महबूबा मुफ्ती ने तो बाद में ये जब अलग हुए, और मुफ्ती साहब खुद ये 370 के खिलाफ थे और वो कांग्रेस के नेता रहते हुए भी उसको डाइल्यूट करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। जब सदर रियासत से गवर्नर की बात हुई और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म करने की बात हुई और जिस तरह से वजीर आजम से मुख्यमंत्री की, इस सब के समय मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे, तो आज वो किस मुंह से उनकी बेटी इसका विरोध करेगी? और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये 370 हटता है तो हम कुछ भी करने को तैयार है, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महबूबा भी और उमर अब्दुल्ला भी, ये वहां की जो सियासत है, स्टेट की पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति है, क्योंकि चुनाव तो होने हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं उखड़ ना जाए, इसलिए वो बड़े एक संकुचित तरीके से इसको देख रहे हैं। और वो शायद क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर के तक के नेता सीमित हैं, वो इसको पूरे देश के संदर्भ में देखना भी नहीं चाहते। और बड़ा संकट है इस वक्त, कांग्रेस के सामने भी संकट है, जाहिर सी बात है, जो अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती हैं या अब्दुल्ला, उनके सामने भी बड़ा संकट है कि कैसे अपनी जमीन को बचा कर रखे। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़ी बात है कि आज के इस फैसले से कश्मीर में, कश्मीर के नाम पर जो बहुत सारी दुकानें इस देश में चल रही थी, उन दुकानों पर ताला लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, क्योंकि आज की खबर नहीं है बल्कि कह सकते हैं दशकों की
ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे